बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक टॉपिक समझते हैं और इस टॉपिक का नाम है प्रपोर्शन। कि प्रपोर्शन क्या होता है और इसके चंद एक क्वेश्चन समझेंगे जिससे इसकी मुकम्मल समझ आ जाएगी। अब ये प्रपोर्शन को हम कुछ इस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं। अ प्रपोर्शन इज़ अ स्टेटमेंट, ये एक ऐसी स्टेटमेंट है विच इज़ एक्सप्रेस्ड, और जिसको हम इस तरीके से जाहिर करते हैं या बयान करते हैं, इज़ एन इक्विलेंस। ये इक्विलेंस होती है ऑफ टू रेशोज़ के दरमियान जो इक्विलेंस है यानी कि जो बराबरी है उसको हम क्या कहते हैं, प्रपोर्शन कहते हैं। मसलन हमारे पास दो रेशो हैं, एक रेशो को हम नाम दे देते हैं ए रेशो बी का, और जो दूसरी रेशो है उसको हम नाम दे देते हैं सी रेशो डी का। इन दोनों के दरमियान जो इक्विलेंस है, जो बराबरी है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रपोर्शन कहते हैं। तो इस जगह पर प्रपोर्शन का साइन हम इस्तेमाल कर देते हैं। प्रपोर्शन का साइन होता है चार नुक्ते, आपने दो नुक्ते ऊपर लगाने हैं या डॉट, और दो डॉट आपने नीचे लगाने हैं। तो ये जो साइन है ये किसका साइन है, प्रपोर्शन का साइन है। और प्रपोर्शन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि जब प्रपोर्शन को हम चेंज करते हैं तो किस में चेंज करते हैं, इक्वल के साइन में चेंज कर लेते हैं। जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो प्रपोर्शन की जगह पर इक्वल बाद में लिख लेते हैं। तो इसको हम यही कहेंगे कि ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं टू रेशोज़ को इक्विवेलेंस की फॉर्म के अंदर जो लिखा जाता है। तो इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में प्रपोर्शन इज़ डिफाइन एज द इक्वलिटी, ये इक्वलिटी है ऑफ टू रेशोज़ के दरमियान जो इक्वलिटी है उसको हम प्रपोर्शन कहते हैं। और प्रपोर्शन को इस तरीके से डिनोट किया जाता है। तो अब इस चीज़ को अगर मैं दोबारा लिखूं, ए रेशो बी प्रपोर्शन सी रेशो डी, तो इसके अंदर ये जो पहली और आखिरी टर्म है जो साइडों पर है ये एक्सट्रीम्स होती हैं। हम कहते हैं ए और डी जो है, यानी कि ये ए और ये डी आर एक्सट्रीम्स, ये साइड वाली टर्म्स हैं ऑफ प्रपोर्शन, ये प्रपोर्शन की एक्सट्रीम टर्म्स हैं। और जो दरमियान में लिखी हुई हैं, मसलन बी और सी, ये दरमियान में लिखे हुए हैं तो इसको हम कहेंगे मीन टर्म्स। तो बी एंड सी आर मीन्स ऑफ प्रपोर्शन का मीन दरमियान वाली टर्म्स होती हैं और एक्सट्रीम साइड वाली टर्म्स होती हैं। इधर आपने ये एक बात याद रखनी है कि अगर आप प्रोडक्ट लें यानी कि मल्टीप्लाई करें किसको, एक्सट्रीम को, वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन के। यानी कि अगर हम ए और डी को मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म यानी कि पहली टर्म और चौथी टर्म जो है इसको मल्टीप्लाई करें, इसका आंसर और दूसरी टर्म और तीसरी टर्म का मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर है ये सेम होना चाहिए। अगर ये सेम नहीं है तो ये प्रपोर्शन नहीं होगी। तो इधर अगर आप कोई मसलन आपके पास यूँ नंबर लिखे हैं, उन्हें आपने मल्टीप्लाई करके देखना है। अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आए, और जो दरमियान वाली दूसरी और तीसरी टर्म है इनको मल्टीप्लाई करने से जो आंसर है, अगर दोनों सेम हो तो वो प्रपोर्शन होती हैं, और अगर सेम ना हो तो वो प्रपोर्शन नहीं होगी। तो अब इन्होंने क्वेश्चन कुछ ना इस तरीके से दिए होते हैं। वो कहते हैं जी अगर ये प्रपोर्शन हो तो फिर आपने बताना है कि अननोन जो है उसकी वैल्यू, मसलन ये समझे ये प्रपोर्शन के अंदर क्वेश्चन गिवन है तो कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन द फॉलोइंग प्रपोर्शन। ये प्रपोर्शन है, उन्होंने पहले बता दिया। अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके ऊपर जो हमने फार्मूला लगाना है वही लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ये बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन के। तो इधर हम एरो लगा लेते हैं पहली टर्म और लास्ट टर्म के ऊपर। यहाँ पर 50 लिखा हुआ है और इधर 7 लिखा हुआ है। आपने 7 को मल्टीप्लाई करना है 50 के साथ, और इधर 6 लिखा हुआ है और इधर x लिखा हुआ है। इन दोनों टर्म्स को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो 6 को मल्टीप्लाई कर दिया x से, वो बन जाएगा 6x। जब आप 7 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 350 आएगा, और फिर ये 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आके इसने डिवाइड हो जाना है। तो अब 350 को अगर 6 पर डिवाइड करें, इधर ये साइड पर डिवाइड किया हुआ है, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाता है, 58.33 इसका आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से ये हम जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, इसी तरह एक और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में वो ये कह रहे हैं कि अगर y रेशो 8
ये जो रेशो है वाई रेशो 8 और 45 रेशो 20, इनके दरमियान अगर ये प्रपोर्शन हो तो फिर आप बताएं कि वाई की क्या वैल्यू होगी, यानी कि जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम वही काम करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हमने मल्टीप्लाई करना है और कहेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का मतलब साइडों वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। तो y को हमने मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, 20 के साथ। फिर आपने लेना जी प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो मीन के अंदर ये वाली दो टर्म्स आ जाती हैं 8 और मल्टीप्लाई 45, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन बराबर आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 45 के। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 45 को हम 8 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाता है 360, और y को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 20y आ जाएगा। अब ये जो 20 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पर आकर डिवाइड होगा, फिर ये वाला ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। 36 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो इस तरह ये हम प्रपोर्शन के जो क्वेश्चन है, अगर कोई 4 में से एक जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमें पता ना हो, बाकी कांस्टेंट टर्म्स हों, तो फिर इस तरीके से हम वेरिएबल की वैल्यू जो है वो फाइंड करते हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट टॉपिक है इसको समझते हैं। इस टॉपिक में लिखा हुआ है कि आपने जो डायरेक्ट प्रपोर्शन है उसके बारे में बताना है कि वो क्या होती है और किस तरीके से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो हमारा टॉपिक है जी डायरेक्ट प्रपोर्शन। अब डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या, टू क्वांटिटीज़ आर सेड टू बी डायरेक्ट प्रपोर्शन। हम कहेंगे दो क्वांटिटीज़ वो डायरेक्ट प्रपोर्शन में हैं इफ़ इंक्रीज़ इन वन क्वांटिटी, अगर आप एक क्वांटिटी में इंक्रीज़ करते हैं तो काज वो वजह बने इंक्रीज़ इन द अदर क्वांटिटी, तो अदर क्वांटिटी में भी क्या है इंक्रीज़ है, एक चीज़ बढ़ाने से दूसरी चीज़ भी बढ़े। तो सिमिलरली अगर डिक्रीज़ इन वन क्वांटिटी, अगर एक क्वांटिटी को हम डिक्रीज़ करते हैं काज द डिक्रीज़ इन द अदर क्वांटिटी, और दूसरी क्वांटिटी में भी डिक्रीज़ आए। साथ में ये कहते हैं इन द सेम रेशो, कि सेम रेशो के अंदर कमी आई, यानी कि जितना इजाफा हो उसी हिसाब से उसकी जो रेशो है वो बढ़े, और अगर कमी आए तो सेम रेशो के हिसाब से कमी आनी चाहिए। तो इसकी मिसाल इस तरीके से है कि द क्वांटिटी ऑफ पेन इंक्रीज़, अगर हम पेन की क्वांटिटीज़ को बढ़ाएंगे तो द प्राइस ऑफ पेन्स विल आल्सो बी इंक्रीज़, अगर हम ज़्यादा पेन लेंगे तो ज़्यादा पैसे हमें देने पड़ेंगे, और अगर हम कम पेन लेंगे तो हमें जो प्राइस है उनकी वो कम हो जाएगी, यानी कि हमें कम पैसे दुकानदार को देने पड़ेंगे। इसी तरह द डिक्रीज़ ऑफ पेन, अगर हम पेन की क्वांटिटीज़ को डिक्रीज़ करेंगे द प्राइस ऑफ पेन विल आल्सो बी डिक्रीज़, एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ती है, यानी कि तादाद बढ़ाने से कीमत बढ़ेगी, और यानी कि पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे, और तादाद कम करेंगे तो हमें पैसे कम देने पड़ेंगे। तो ऐसा जो रिलेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट क्वांटिटी प्रपोर्शन कहते हैं। अब इसकी इधर मिसाल एक समझते हैं, मसलन हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास द कास्ट ऑफ 12 पेन्स, अगर हम 12 पेन लें तो उसकी कीमत है जी 600 रुपये, यानी कि 600 रुपीज़ है। देन फाइंड द कास्ट ऑफ 18 सच पेन, इस तरह के अगर हमारे पास 18 पेन्स हों तो फिर उनकी क्या कीमत होगी। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ये डायरेक्ट प्रपोर्शन के होते हैं। तो ऊपर आप एक साइड पर लिख लें कास्ट ऑफ पेन्स और दूसरी साइड पर लिख लें नंबर ऑफ पेन्स। तो एक साइड पर पेन्स की कीमत है और एक साइड पर पेन्स की तादाद है। नंबर से मुराद क्या है जी, तादाद, के उनकी तादाद, और दूसरी साइड पर उसकी कीमत है। तो ये दो चीज़ें हम इनके दरमियान जो है डायरेक्ट रिलेशन जो है या प्रपोर्शन उसको सॉल्व करने लगे हैं। तो अब इसके अंदर आपने एरो लगाने हैं। अगर ये डायरेक्ट प्रपोर्शन हो तो इनके एरो सेम लगते हैं, दोनों के एरो सेम डायरेक्शन में लगेंगे। बेशक दोनों के एरो ऊपर को लगा लें या दोनों के एरो नीचे को लगा लें, लेकिन दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है। एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है या एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ कम हो, तो उसके अंदर एरोस की जो डायरेक्शन है वो सेम होती है। अब आपने यही कोशिश करनी है जहाँ पर x लिखा हो उस x वाली जगह से आप एरो लगाना शुरू करें ऊपर की तरफ।
अब इसको लिखते किस तरह, जो एरो जहाँ से स्टार्ट होता है उस टर्म को सबसे पहले नंबर पर लिखते हैं। एरो एक्स से स्टार्ट हो रहा है, एक्स को पहले लिखेंगे और ख़त्म कहाँ पर हो रहा है 600 पर, तो आपने डिवाइडेड करना है इसको 600 पर। तो जिस चीज़ के ऊपर एरो ख़त्म होगा उसको डिवाइडेड बाय में लिखना है। अब आपने इज़ इक्वल का साइन लगा लेना है, इक्वल का साइन लगाया। अब इस साइड पर देखें, ये एरो 18 से शुरू हो रहा है, 18 को ऊपर लिखना है और ख़त्म किस पर हो रहा है 12 पर, तो 12 आपने नीचे लिखना है। अब ये जो 600 है इधर डिवाइड हो रहा है, तो इसने दूसरी तरफ आकर मल्टीप्लाई होना है। तो इधर अगर आप देखें तो ये वाला 600 इस साइड पर आकर मल्टीप्लाई हो गया। अब इसकी कटिंग करें, 12 1 12 और 12 50 टाइम्स 600 होता है। ये साइड पर इसको हमने डिवाइड करके देखा हुआ है। ये देखें 12 5 60, तो 1 0 आया, 12 0 0, या ये 1 0 ऊपर भी चला जाता है। अगर 1 0 बच रहा हो ना उसको हम ऊपर भी लिख सकते हैं। तो ये जो 600 है इसका इस तरीके से जवाब आता है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। जब 18 को फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 50 से तो 900 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह एक और क्वेश्चन समझते हैं। इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि इफ़ 7 kg पोटैटोज़ यानी कि हमारे पास जो पोटैटोज़ हैं वो 7 kg हैं और उनकी जो कीमत है वो 350 रुपीज़ है। तो कह रहे इसी किस्म के जो पोटैटोज़ अगर हम लेना चाहें 3 kg तो उनकी क्या कीमत होगी। तो इधर हम एक साइड पर लिख देंगे जी कास्ट ऑफ पोटैटोज़ और इधर लिख लेंगे जी मैस यानी कि वज़न, या ये वज़न किस में है जी केजी के अंदर है, ये हमने ऊपर लिख लिया। अब इधर हम लिखते हैं जी अगर हम 7 किलो लें तो उनकी कीमत कितनी है जी 350 रुपये। फिर इसी तरह अगर हम 3 किलो लें तो अब ले तो कम रहे हैं लेकिन उसकी जो कीमत हमने मालूम करनी है, इधर हम एक्स लिखेंगे। अब ये नहीं करेंगे क्योंकि जी कीमत कम हो रही है तो एरो हम इस तरफ को लगा दें। इसको इस तरीके से लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपने सेम डायरेक्शन में एरो लगाने हैं। मसलन अगर ये एरो आपने ऊपर को लगाया तो दूसरा एरो भी आपने ऊपर को लगाना है। बेशक आप कम चीज़ ख़रीद रहे हैं या ज़्यादा चीज़ ख़रीद रहे हैं इसके साथ इसका ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन सिर्फ आपने सबसे पहले ये चीज़ चेक करनी है कि इसके अंदर रिलेशन कौन सा है, डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन में एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ती है या एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ कम होती है, तो इसमें सेम एरो आते हैं। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का सवाल है, इस वजह से एरो आपने सेम डायरेक्शन में लगाने हैं। अब ये एरो शुरू हो रहा है एक्स से तो एक्स को पहले लिखेंगे, ख़त्म हो रहा है 350 पर, 350 को आप नीचे लिखें। इसी तरह इज़ इक्वल टू लिखें, फिर ये 3 से शुरू हो रहा है और 7 पर ख़त्म हो रहा है, 3/7 इसको लिख देंगे। अब उसके बाद आपने करना ये है, ये जो 350 इधर डिवाइड हो रहा है इसने दूसरी तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाना। ये 350 इधर आएगा, फिर 7 1 7, 7 50 350, इसकी कटिंग होगी और बाद में 50 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना तो 150 इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि प्राइस ऑफ 3 kg पोटैटोज़ इज़ 150 रुपीज़। तो इसके बाद एक हमारे पास प्रोपोर्शन का जो टॉपिक है उसका नाम है इन्वर्स प्रोपोर्शन। इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम होती है या एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ बढ़ती है। तो इधर देखें 2 क्वांटिटीज़ आर सेड टू बी इन्वर्स प्रोपोर्शन। इन्वर्स प्रोपोर्शन में उस वक्त होंगे इफ़ इंक्रीज़ इन वन क्वांटिटी, अगर एक क्वांटिटी में इंक्रीज़ हो तो काज द डिक्रीज़, तो दूसरे में क्या होता है डिक्रीज़ होता है। इन द अदर क्वांटिटी इन द सेम रेशो, एक चीज़ के अंदर अगर इजाफा हो रहा है तो दूसरी चीज़ के अंदर क्या होती है जी कमी होती है। इसी तरह अगर हम कहें जी अगर किसी चीज़ में कमी हो रही है तो दूसरी साइड पर जो चीज़ है उसके अंदर क्या हो रहा होगा, इजाफा हो रहा होगा। तो इसकी मिसाल ये है कि अगर हमारे पास एक गाड़ी है, उस गाड़ी की हम स्पीड को बढ़ाते हैं, अगर हम जो स्पीड ऑफ कार है उसको क्या करेंगे इंक्रीज़ करेंगे तो फिर जो ट्रैवलिंग टाइम है वो क्या हो जाएगा डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इधर हमने रफ्तार बढ़ाई, उधर हमारे पास जो वक्त है वो कम लगेगा। तो एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ क्या हो रही है कम हो रही है। तो इसकी ये मिसाल है इन्वर्स प्रोपोर्शन की।
तो इसी तरह अगर हम कार की स्पीड को क्या करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे, तो ट्रैवलिंग टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ऐसा जो रिलेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। अब इसकी मिसाल एक हल करते हैं। हम कहते हैं जी अगर 10 बंदे एक काम को कर रहे हैं, इफ़ 10 मैन्स डू अ वर्क इन 24 आवर, अगर 10 बंदे 24 दिनों में एक काम को मुकम्मल करते हैं, इन हाउ मैनी डेज 15 मैन कैन डू द सेम टास्क, अगर हम 10 की बजाय अब कितने बंदे काम पे लगा लें, 15 बंदों को काम के ऊपर रख लें, तो पहले वो काम कितने दिन में पूरा हो रहा था, 24 दिनों में हो रहा था, तो अब वो काम कितने दिनों में मुकम्मल होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें पता है तादाद बढ़ाने से टाइम कम लगेगा, तो नंबर ऑफ़ डेज़ वो कम हो जाएंगे। अगर नंबर ऑफ़ मैंस को अगर हम इंक्रीज़ करते हैं तो नंबर ऑफ़ डेज़ क्या हो जाएंगे, डिक्रीज़ हो जाएंगे। तो इसके अंदर जो एरोज़ लगेंगे उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। तो अब इधर एक्स से आपने एरो लगाना शुरू करना है, एक्स से एरो आप ऊपर की तरफ लगा दें और दूसरी साइड पर एरो की जो डायरेक्शन है, क्योंकि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन वाला सवाल है, तो एरो की डायरेक्शन ऑपोजिट साइड पर आ जाएगी। अब सेम वही मेथड है, जहाँ से एक्स एरो शुरू हो रहा है उसको पहले लिखते हैं और जहाँ पर ख़त्म हो रहा है उसके साथ उसको डिवाइड करते हैं, फिर इक्वल का साइन लगाना है और उसके बाद ये एरो अब 10 से शुरू हो रहा है, 10 को ऊपर लिखेंगे और 15 को नीचे लिखेंगे। फिर ये जो 24 इधर डिवाइड हो रहा है इसने दूसरी तरफ आके मल्टीप्लाई होना है। फिर ये दोनों जो टर्म्स हैं इनको आप 3 के ऊपर डिवाइड करें, तो 3 5 ज़ार 15 और 3 8 ज़ार 24। फिर इसके ऊपर नीचे कटिंग हो जाएगी, 5 1 ज़ार 5 5 2 ज़ार 10। फिर इस 2 को आपने 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास इसका आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो ये हम कहेंगे अगर 15 बंदे होंगे तो वो 16 दिनों में ये काम मुकम्मल कर देंगे। तो इसके साथ का एक और क्वेश्चन समझते हैं। तो इस क्वेश्चन में वो ये कह रहे हैं, इफ़ 2 पाइप फिल अ टैंक इन 30 मिनट, अगर हमारे पास 2 पाइप हों, वो 30 मिनट के अंदर जो टैंक है यानी कि जो टैंकी है उसको भर देते हैं, तो हाउ मैनी पाइप्स कैन फिल द टास्क इन 5 मिनट। अब आप ये चाहते हैं कि जो टैंकी है या जो टैंक है उसको हम 5 मिनट में भरना चाहते हैं। पहले वो 30 मिनट में भरा जा रहा है, 2 पाइप अगर लगाएं तो 30 मिनट लगते हैं, तो 5 मिनट में अगर उसको भरना हो तो हमें कितने पाइप इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो इसके अंदर भी हमें पता है अगर पाइप ज़्यादा होंगे तो टाइम कम लगेगा, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो इसमें एक एरो ऊपर को लगेगा और एक एरो नीचे को लगेगा। तो आप लिखें जी नंबर ऑफ़ पाइप्स कितने हैं, 2 हैं, तो टाइम कितना है जी, 30 मिनट है। अब आपने नंबर ऑफ़ पाइप्स जो हैं वो मालूम करने हैं और टाइम कितना रखना है जी, 5 मिनट रखना है। तो अब सेम वही मेथड होगा जी, एरो एक्स से शुरू हो रहा है तो इसको लिखेंगे x डिवाइडेड बाई 2, फिर इक्वल का साइन, ये एरो 30 से शुरू हो रहा है, 30 को ऊपर लिखेंगे और 5 को नीचे लिखेंगे। 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके ऊपर नीचे आप कटिंग करें, 5 1 ज़ार 5 5 6 ज़ार 30, फिर 6 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें, 6 2 ज़ार 12, तो इसका आंसर आ जाएगा 12। अगर हम 12 पाइप इस्तेमाल करें तो वो 5 मिनटों में टैंकी जो है वो पूरी भर देंगे। अच्छा, बाज़ औक़ात ना क्वेश्चन मिक्स आते हैं, उसके अंदर 2 एरो के बजाय 3 एरो लगे होते हैं। तो पहले तो हमने जो क्वेश्चन पढ़े हैं ना उसमें 2 चीज़ें थी, अब आ जाएंगी 3 जो क्वांटिटीज़ है उनके दरमियान आपने रेशो मालूम करनी है। उसके अंदर डायरेक्ट और इन्वर्स दोनों चीज़ों को आपने इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि हमारे पास 30 बंदे हैं, वो एक रोड को 56 डेज़ के अंदर काम करके मुकम्मल कर रहे हैं और वो हर रोज़ ना 6 घंटे काम करते हैं। अगर 30 बंदे 6 घंटे रोज़ाना काम करें डेली, यानी कि 6 घंटे काम करें तो उनका काम 56 डेज़ में मुकम्मल होता है। अब वो बंदे बढ़ाने लगे हैं, तो अगर वो 30 के बजाय कितने बंदे कर दें, 45 बंदे कर दें और वो 6 घंटों की बजाय 7 घंटे काम करें, तो हमारे ये काम कितने दिनों में मुकम्मल होगा, ये क्वेश्चन है। तो आप ऊपर लिखें मैन, फिर लिखें डेज़ और फिर लिखें आवर्स। तो सबसे पहले आपने देखना है एक्स किसके नीचे लिखा जाएगा, तो पहले ये हम लिखेंगे 30 मैन 56 डेज़ और 6 आवर्स। इसी तरह 45 मैन
कितने दिनों में करेंगे काम, अगर वो 7 घंटे करें तो एक्स जो है वो डेज़ के नीचे। अब मेन आपने इस चीज़ को फोकस करना है, इससे आपने ना दूसरी चीज़ों को देखना है कि उसके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है। अब मैन और डेज़ का अगर बंदे ज़्यादा होंगे तो दिन कम लगेंगे, और अगर बंदे जो हैं बंदे अगर आप कम करेंगे तो दिन ज़्यादा लगेंगे। इसका मतलब ये हुआ एक क्वांटिटी बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी कम हो रही है, या एक क्वांटिटी को कम करने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ रही है। तो मैन और डेज़ के दरमियान, इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो इन्वर्स का है। इस वजह से ये एक्स से तीर अगर ऊपर को जा रहा है तो इधर से आप जो एरो का जो डायरेक्शन है वो नीचे को बनाएंगे। फिर आपने डेज़ का घंटों के साथ ताल्लुक़ देखना है। अगर बंदे रोज़ ज़्यादा घंटे काम करें पहले वो 6 घंटे काम कर रहे थे तो 56 डेज़ लग रहे थे, अब वो 7 घंटे काम कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने वर्किंग आवर बढ़ाया। अब वर्किंग आवर बढ़ेगा तो डेज़ क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसका मतलब इन दोनों के दरमियान में इनवर्स रिलेशन का ताल्लुक़ है। इस वजह से इसका भी एरो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा इस एरो के। अगर ये एरो ऊपर को है तो ये एरो नीचे को लगेगा। अब जो एक्स वाली टर्म्स होती हैं ना उसको आपने इस साइड पर लिखना होता है, तो ये लिखा जाएगा x डिवाइडेड बाय 56, और उसके बाद आपने इक्वल का साइन लिखना। फिर इन दोनों में से जिस मर्ज़ी टर्म को पहले लिख लें, तो ये 30 डिवाइडेड बाय 45 और ये 6 डिवाइडेड बाय 7, और इसके दरमियान में आपने मल्टीप्लाई लिखना है। यानी कि जो x वाली टर्म होती है उसको आपने लेफ़्ट साइड पर लिख लेना है, और जो बाकी दो टर्म्स होंगी उनको आपने राइट साइड पर लिख के एरो के हिसाब से, जहाँ से एरो शुरू होता है उसको ऊपर और जहाँ पर एरो ख़त्म होता है उसको नीचे, और इनके दरमियान आपने मल्टीप्लाई का साइन जो है वो लगाना है। तो 56 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ आके इसने मल्टीप्लाई हो जाना है। उसके बाद आप इसकी कटिंग करें, कटिंग के बाद इसका आंसर आ जाएगा। मिसाल के तौर पे जो इधर कटिंग की गई है वो इस तरह 7 1s are 7 और 7 8s are 56। उसके बाद जो कटिंग की है वो इस जगह पर की है, ऊपर और नीचे 5 के टेबल पर। 5 6 are 30 और 5 9s are 45, तो ये 6/9 इस जगह पर आ गया, और बाकी ये वाला 6 अपनी जगह पर भी है और ये वाला 8 भी अपनी जगह पर। फिर इसकी दोबारा एक बार कटिंग की 3 के टेबल पर। 3 2s are 6 और 3 3s are 9। फिर ये वाला 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और बल्कि इस जगह पर ये कटिंग करेंगे। 3 1s are 3 और 3 2s are 6। 2 × 8, तो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, तो ये फिर इसका 32 आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं तो फिर ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में वो ये कह रहे हैं अगर 70 मेंस हैं, यानी कि 70 बंदे हैं, वो एक दीवार को, जो कि दीवार की लंबाई 150 मीटर है, इतनी लंबी दीवार को 12 दिनों में मुकम्मल करते हैं। यानी कि 70 बंदे या मज़दूर 150 मीटर लंबी दीवार को 12 दिनों में मुकम्मल करते हैं, तो हाउ मैनी मेंस विल कंप्लीट द वॉल ऑफ लेंथ 600 मीटर। अगर हमारे पास 600 मीटर लंबी दीवार हो और उसको हमने 30 दिनों में मुकम्मल करना हो तो हमें कितने मज़दूर या बंदे लगाने पड़ेंगे। तो इधर हम लिख लेते हैं जी मैन, फिर लिख लेते हैं वॉल जो कि मीटर में है, दीवार की लंबाई मीटर में, और फिर एंड पर हमने लिख लिया डेज़। तो इधर हम लिखते हैं जी 70 बंदे हैं, तो इधर हमने 70 लिख लिया। तो दीवार की लंबाई 150 मीटर है और 12 दिन लग रहे हैं। अब हमने नंबर ऑफ़ मेंस जो हैं वो मालूम करने हैं। दीवार की लंबाई कितनी हो गई 600 मीटर, और दिन हमारे पास कितने हैं जी 30 दिन है। तो अब सबसे पहला जो और अहम काम है, आपने देखना है एक्स किसके नीचे है। एक्स नीचे है मैन के, यानी कि जो मैन है, जो बंदे हैं, उसके नीचे लिखा हुआ है एक्स। तो यहाँ से आपने एरो बना लेना ऊपर को। अब आपने मैन और जो वाल है इसका रिलेशन देखना है कि अगर ज़्यादा बंदे होंगे तो ज़्यादा दीवार बनेगी, अगर कम बंदे होंगे तो कम दीवार बनेगी। इसका मतलब इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है। तो डायरेक्ट रिलेशन की वजह से इसका एरो किधर को आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि एक चीज़ के बढ़ाने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है या एक चीज़ के कम करने से दूसरी चीज़ कम हो रही है।
अब आपने मैन और डेज़ का ताल्लुक़ देखना है। तो अगर ज़्यादा बंदे लगेंगे तो दिन कम हो जाते हैं, और अगर कम बंदे हों तो दिन ज़्यादा हो जाते हैं। तो इन दोनों का जो रिलेशन है वो इन्वर्स वाला है। तो मैन और डेज़ का रिलेशन इन्वर्स वाला होता है। इस वजह से अगर ये एरो ऊपर को है, ये वाला एरो अगर ऊपर को है, तो आपने ये वाला एरो किधर को लगाना है, नीचे को लगा लेना है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। मसलन इसको अब हम किस तरह लिखेंगे जी, ये x को ऊपर लिखेंगे और 70 को नीचे लिखेंगे, फिर इज इक्वल टू का साइन, फिर ये 600 डिवाइडेड बाय 150, फिर मल्टीप्लाई लिखा जाता है, और फिर ये 12 ऊपर लिखेंगे और 30 को नीचे लिखेंगे। ये इस जगह पर लिखा हुआ है। फिर इसकी आप कटिंग करें, एक ज़ीरो इधर कट गया, ये वाला ज़ीरो इसके साथ कट गया, फिर 15 1 ज़ार 15, 15 4 ज़ार 60, फिर 3 1 ज़ार 3, 3 4 ज़ार 12। तो ये आ गया 4 मल्टीप्लाई 7। तो इन सब को मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लें, 16 आ जाएगा, 16 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 112। तो इसका मतलब अगर हमारे पास कितने बंदे हों, 112 बंदे हों, 112 बंदे हों, तो वो ये काम 30 दिनों के अंदर मुकम्मल कर लेंगे। कौन सा काम? 600 मीटर लंबी दीवार बनाने वाला काम। तो इस तरीके से जो प्रपोर्शन वाले क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व किया जाता है। तो हमने प्रपोर्शन और फिर डायरेक्ट प्रपोर्शन, इन्वर्स प्रपोर्शन, फिर इन दोनों के जो मिक्स क्वेश्चन हैं उनको हमने समझा। तो उम्मीद है आपको इन क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।